नमस्कार। निवेश की दुनिया में सफर करना जानते हैं कैसा है? ये कुछ ऐसा है जैसे एक विशाल समुंदर में अपनी नाव चलाना। और इस समुंदर में एक ऐसी अनदेखी धारा बहती है जो चुपके से हमारी दौलत की नाव को उसके रास्ते से भटका सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। तो आज का ये विश्लेषण इसी चुनौती को समझने के लिए एक नेविगेटर की गाइड है। चलिए मिलकर निवेश पर इसके असली असर को समझते हैं। अच्छा, तो इस सफर पर हमारा नक्शा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम उस अनदेखी धारा यानी इन्फ्लेशन को समझेंगे। फिर हम उस मशहूर ऑल स्टॉक वाले समाधान की पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम कुछ चार्ट्स देखेंगे जो हकीकत बयां करते हैं। फिर हम सर्वाइवर बायस के दिलचस्प जाल को समझेंगे, एक बैलेंस्ड कंपास यानी संतुलित नीति के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा ये नक्शा आज के दौर में कैसे विकसित हो रहा है। सोचिए, बस एक ख्याल कि हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, उसकी परचेजिंग पावर लगातार कम हो रही है। बस इसी एक ख्याल ने वॉल स्ट्रीट की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। यही वो शुरुआती बिंदु था, वो रूट कॉज, जिसने निवेशकों को अपनी दौलत बचाने के लिए नए और कभी-कभी जोखिम भरे रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया। तो इससे पहले कि हम अपनी नाव को इन लहरों में आगे बढ़ाएं, ये जरूरी है कि हम उस शक्तिशाली और अक्सर अदृश्य रहने वाली ताकत को समझें जिससे हमारा सामना है, यानी कि इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो धीमी रफ्तार है जिससे हमारे पैसे की असल कीमत घटती जाती है। ये एक तरह का धीमा रिसाव है जो हमारी बचत को धीरे धीरे लेकिन लगातार खोखला करता रहता है। और अगर हम अपनी टाइमलाइन पर नजर डालें तो इतिहास हमें दिखाता है कि ये धारा कोई नई नहीं है। ये तो आर्थिक महासागर का एक स्थायी हिस्सा रही है। जरा देखिए, 1915 से 1920 के बीच सिर्फ 5 सालों में जीवन जीने का खर्च लगभग दोगुना हो गया। ये वाकई एक जबरदस्त लहर थी। और जब निवेशकों ने इस हकीकत का सामना किया तो एक बड़ी भागदौड़ शुरू हो गई। हर कोई एक ऐसे जहाज की तलाश में था जिसके बारे में उनका मानना था कि वो कभी डूब नहीं सकता। उस वक्त लॉजिक बड़ा सीधा सा था, क्योंकि इन्फ्लेशन बॉन्ड्स जैसी फिक्स्ड इनकम वाली चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक्स ही इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका होंगे। और इसी एक सोच ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोग 100% स्टॉक पोर्टफोलियो की वकालत करने लगे। ये पारंपरिक सोच से एकदम उल्टा था। देखिए, पहले सुरक्षा के लिए सिर्फ हाई ग्रेड बॉन्ड्स पर भरोसा किया जाता था, और अब महंगाई को हराने के लिए 100% स्टॉक्स का नया मंत्र दिया जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया नक्शा, ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला नजरिया वाकई में भरोसे के काबिल है? तो चलिए अब जरा हकीकत के पानी में उतरते हैं। इस लोकप्रिय थ्योरी की तुलना असल डेटा से करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। यहां पर मूल सवाल ये उठता है जिसे हमें चुनौती देनी होगी, क्या सच में ज्यादा महंगाई और शेयर बाजार के ज्यादा रिटर्न के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये चार्ट एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाता है। 1966 से 1970 के बीच जब जीने का खर्च 22% बढ़ा, यानी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के बजाय असल में नीचे गिर गया। थ्योरी और हकीकत में एक जमीन आसमान का फर्क था। मतलब साफ है, आंकड़े यही दिखाते हैं कि महंगाई और शेयरों की कीमतों में कोई सीधा साधा 1-to-1 कनेक्शन नहीं है। असल में ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और अप्रत्याशित है जितना कि इन्फ्लेशन शेयरों के लिए अच्छा है वाली थ्योरी हमें बताती है। अच्छा, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर हम कंपनियों की सेहत को देखें तो हम पाते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब ये जरूरी नहीं था कि कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही थीं। देखिए, 1950 से 1969 के बीच कंपनियों पर कर्ज लगभग 5 गुना बढ़ गया, जबकि उनका मुनाफा सिर्फ 2 गुना ही हुआ। और यही सबसे जरूरी बात है, कंपनियों पर कर्ज उनके मुनाफे से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। ये एक चेन रिएक्शन था, एक तरह का बटरफ्लाई इफेक्ट। बढ़ता कर्ज कंपनियों की असली कमाई की ताकत पर एक छिपे हुए बोझ की तरह काम कर रहा था, जो उस पूरी कहानी को झूठा साबित करता था कि इन्फ्लेशन से कंपनियों को फायदा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सच है तो फिर वो सिर्फ स्टॉक वाली कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? इसका जवाब है क्योंकि हम अक्सर सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानियां सुनते हैं जिनके जहाज तूफान से बचकर किनारे तक पहुंच गए। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। हमारा दिमाग ना अच्छी और पूरी कहानियों को पसंद करता है,
इसे नैरेटिव बायस कहते हैं। इसी वजह से हम सिर्फ सफल यात्राओं पर ध्यान देते हैं और हकीकत का एक अधूरा नक्शा बना लेते हैं, और हम उन अनगिनत लोगों को भूल जाते हैं जिनकी नाव इस सफर में डूब गई। महान जेपी मॉर्गन के ये शब्द हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि बाजार क्या करेगा, तो उन्होंने बस इतना कहा, उसमें उतार चढ़ाव आएगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी समझ है जिसे अक्सर जीत की कहानियों में भुला दिया जाता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये सर्वाइवरशिप बायस का एक जबरदस्त उदाहरण है। 1929 की ग्रेट क्रैश के बाद बाजार को अपनी पुरानी जगह पर वापस आने में 25 साल लग गए। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी। ये नुकसान का एक बहुत बड़ा दौर था जिसे बाजार की सफल कहानियां बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देती है। तो एक सच्चा नेविगेटर क्या करता है? वो किसी एक रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। नहीं, वो हर तरह के मौसम के लिए खुद को तैयार करता है। और यहीं पर एक बैलेंस्ड कंपास यानी एक संतुलित नीति की अहमियत समझ में आती है। देखिए, दोनों चरम रास्ते बड़े खतरनाक हैं। अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ बॉन्ड्स में रखते हैं तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी खरीदने की शक्ति को खा जाएगा, और अगर आप सब कुछ स्टॉक्स में लगा देते हैं तो बाजार का एक बड़ा उतार चढ़ाव आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उपाय क्या है? उपाय है संतुलन। ये एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा है। अपने फंड्स को बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों में बांट कर रखें। क्यों? क्योंकि इससे आपके पोर्टफोलियो को एक तरह की दोहरी सुरक्षा मिलती है। बॉन्ड्स वाला हिस्सा आपको बाजार की बड़ी गिरावट से बचाता है, और स्टॉक्स वाला हिस्सा आपको लंबी अवधि में इन्फ्लेशन को मात देने में मदद करता है। ये एक दूसरे के जोखिम को संतुलित करते हैं। तर्क और विश्लेषण से मिले ये सबक एक ऐसे दिशा सूचक की तरह हैं जो हमेशा सही दिशा दिखाता है, चाहे वित्तीय समुंदर में कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना उठें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि एक समझदार निवेश रणनीति भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाने के बारे में है जो भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। ये सोच निवेश को सिर्फ अटकलबाजी के खेल से निकालकर उसे लचीलेपन और ज्ञान के अभ्यास में बदल देती है। तो आखिर में एक सवाल हमें खुद से पूछना होगा। आज के इस दौर में जहां हमारे पास अंतहीन डेटा और ऑटोमेटेड सलाह है, क्या अनिश्चितता के समंदर में रास्ता खोजने के लिए मानवीय विवेक ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है? ये सवाल हमारी एपिस्टेमोलॉजी को चुनौती देता है, यानी हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इस समझ को। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समझ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं।